सभी को नमस्कार। भास संस्कृत के पहले नाटककार हैं जिनकी नाट्य कृतियां हमें उपलब्ध हुई हैं या हमें प्राप्त हैं। विश्व के सबसे महान नाटककारों में एक भास को माना जा सकता है। यदि विश्व साहित्य के 10 सर्वश्रेष्ठ नाटककारों के भी नाम गिनाए जाएं तो निश्चित रूप से कोई अतिशयोक्ति इसमें नहीं है कि भास और कालिदास उनमें परिगणित होंगे। भास कालिदास से पहले हो चुके थे क्योंकि कालिदास जब हुए तो भास का एक बड़ा नाम था। रंगमंच के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में दबदबा भास का था। और पहला नाटक युवा नाटककार कालिदास का जब प्रस्तुत हो रहा था तो उसकी प्रस्तावना में पारिपार्श्विक के मुंह से प्रश्न कराया कालिदास ने कि प्रथित यशसाम भास सौमिल्य कविपुत्रादीनाम प्रबंधेषु सत्सु कथम नूतनस्य कवे कालिदासस्य कृतौ बहुमानः। इतने यशस्वी महान नाटककारों के नाटक मौजूद हैं, भास, सौमिल्य, कविपुत्र, तो इस नए कवि आजकल का जो लड़का है उसकी नाट्य कृति में आप क्यों इतना आदर दिखा रहे हैं? अच्छे जमते हैं नाटक भास के, सौमिल्य के, कविपुत्र के। इसका नाटक कोई किसी ने अभी तक देखा नहीं है, इसका कोई नाम नहीं। इसका नाटक क्यों खेल रहे हैं? कालिदास जानबूझकर अपने नाटक की प्रस्तावना में पारिपार्श्विक के मुंह से सूत्रधार से यह प्रश्न कराते हैं। सूत्रधार उत्तर देता है जो महाकवि का मंतव्य है, जो प्रहुषा उद्धृत होता है, माँ तावत पुराणमित्येव न साधु सर्वम। सदैव जो कुछ पुराना है वही अच्छा नहीं होता। न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम। नई कविता है इसलिए वह खराब नहीं हो जाती। यह उनके लिए भी सीख है कालिदास की, जो नए कवियों को बिना समझे और पुराने से चूंकि रच बस गए हैं, तो जो कहते रहते हैं कि अब हिंदी साहित्य में हिंदी कवियों में कौन बचे, कोई कवि नहीं है। उनके हिसाब से सब गर्त में चला गया हिंदी साहित्य, बस ले दे करके प्रसाद पंत निराला महादेवी तक हो गए। आजकल के कवियों में तो कुछ है ही नहीं, उनको कुछ नहीं दिखाई देता, पढ़ना भी नहीं चाहते, ढंग से पढ़ते भी नहीं हैं। कालिदास ऐसे लोगों के सामने खड़े हुए हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता। ऐसा तो फिर ईश्वर की दुनिया में अंधेर हो जाए यदि पुराना ही पुराना सब अच्छा होता रहे और नया निकृष्ट ही होता रहे, तो संसार कैसे चलेगा? इसलिए भास भी हैं, बड़ा दबदबा उनका है, लेकिन कालिदास भी आते हैं। भास और कालिदास दोनों की तुलना की जाए तो कैसा जवाब कालिदास ने भास को दिया है, ये एक अलग विषय है। हम आज के इस वक्तव्य में भास और नाट्यशास्त्र के संबंधों की पड़ताल करना चाहते हैं। भास के सामने भरत मुनि का नाट्यशास्त्र था या नहीं, यह एक प्रश्न है। क्योंकि उनके नाम से जितने नाटक हमारे सामने हैं, उनमें बहुत अधिक उल्लंघन नाट्यशास्त्र के विधि विधानों का नाटककार ने किया है। जैसे कि भरत मुनि ने कहा है कि नाटक में मृत्यु का दृश्य प्रदर्शित न किया जाए, दूराध्वानम वधम युद्धम इत्यादि। 18वें अध्याय में जो विधि निषेध उन्होंने बताए हैं, उनमें मृत्यु न दिखाई जाए। प्रधान नायक की तो, किसी नायक की तो मृत्यु न दिखाई जाए। ऐसा मृत्यु की सूचना दी जा सकती है किसी पात्र की, पर नाटक में मृत्यु न दिखाई जाए। इसका आशय मैं यह लेता हूं कि दश रूपकों में जो नाटक और प्रकरण, क्योंकि जो नाटक पर नियम लागू होते हैं वही प्रकरण पर भी लागू होते हैं, इन दो प्रधान रूपकों में कम से कम नायक का वध और नायक की मृत्यु नहीं दिखाई जानी चाहिए। डिम समौकार इहा मृग व्यायोग, ये ऐसे रूपक हैं कि इनमें मार धाड़ युद्ध आदि के दृश्य होते हैं, वध के दृश्य भी होते हैं। इनके तो लक्षण में ही है कि इनमें युद्ध इत्यादि के दृश्य होंगे। बाकी जो नाटक हैं उनमें तो युद्ध के दृश्य भी नहीं दिखाने चाहिए। जो नाटक और प्रकरण है उनमें तो युद्ध के दृश्य भी नहीं दिखाने चाहिए।
ऐसा भरत मुनि ने 18वें अध्याय में 38वीं और 39वीं कारिकाओं में कहा है। भास के प्रतिभा नाटक में दशरथ की मृत्यु दिखाई गई। करुण दृश्य है। अद्भुत कविता भास उसमें रचते हैं। दशरथ जो विलाप करते हैं और अंतिम सांस छोड़ देते हैं। नाट्य निर्देश है उसके बाद अंतिम सांस छोड़ते हैं और कांचुकियो जवनिकाम अपसारयति, कांचुकी पर्दे से ढक देता है। जवनिकाम आस्त्रणोति, कांचुकी उनके देह को, शव को कपड़े से ढक देता है। ये सूचना है कि मर गए हैं दशरथ। युद्ध, राज्यभ्रंश, नगरोपरोध के दृश्य भी नहीं दिखाने चाहिए। भरत मुनि कहते हैं युद्धम राज्यभ्रंश नगरोपरोधश्च इत्यादि। और भास ने तो बालचरित नाटक में कम से कम कृष्ण का अनेक असुरों के साथ मल्ल युद्ध खूब अच्छी तरह दिखाया है। मध्यम व्यायोग में जबरदस्त द्वंद्व युद्ध है, बहुत सुंदर है। भीम और घटोत्कच का, कैसे चट्टान उठा के फेंकता है घटोत्कच, कैसे पूरा का पूरा पेड़ उखाड़ करके फेंकता है। दोनों गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। ये युद्ध नहीं दिखाना चाहिए। हालांकि मध्यम व्यायोग तो व्यायोग है, पर नाटक बालचरित उसमें भी भरत मुनि के निर्देशों का अनुपालन न करते हुए भास ने दिखा दिया है। न कार्यम शयनम रंगे नाट्य धर्मम विजानता, भरत मुनि कहते हैं 22वें अध्याय में, शयन कोई पात्र न करे, यह नाट्य धर्म के विरुद्ध है। सो जाए रंगमंच पर, शयन का दृश्य दिखाए, नींद का सोते हुए पात्र को दिखाए, यह नहीं, नाटक में नहीं होना चाहिए। क्योंकि कार्य विराम स्थगित हो जाता है। कोई पात्र यदि सो गया है तो उसको क्या अभिनय, अभिनय नहीं होगा। और हर पात्र को कुछ न कुछ अभिनय करते रहना चाहिए रंगमंच पर। तो शयन का दृश्य दिखाना निषिद्ध है। भास ने संसार के सबसे सुंदर मार्मिक दृश्यों में से एक दृश्य रचा स्वप्नवासव दत्तम में, जो स्वप्नांक है 5वें अंक में, जिसमें कि उदयन समुद्र ग्रह में जा पहुंचते हैं कि पद्मावती वहां पर पहुंची हुई है, बीमार है। उसको देखने के लिए पद्मावती वहां नहीं पहुंची, शैया उसकी लगी हुई है। उदयन उस पर बैठ जाते हैं, बातचीत करने लगते हैं, उनको नींद आने लगती है। विदूषक भी कंबल या चादर लेने के लिए जाता है, उदयन को नींद आ जाती है। वासवदत्ता, जिसके बारे में उदयन सोचते हैं कि वो मर चुकी है, वहां पर आती है। वो एक सामान्य स्त्री के वेश में रह रही है, उसी स्त्री के साथ जिसके साथ उसके पति का दूसरा विवाह हुआ है, उसने स्वयं करवाया भी है इस विवाह को। वह प्रवेश करती है, देखती है कि उदयन सो गए हैं। क्या भाव उसके चित्त में आते हैं। अपने ही पति को देखती है, छद्मवेश में रह रही है। उसका मन होता है कि थोड़ी देर देख लूं। पहले तो पद्मावती समझती है और आधी शैया खाली है, सोचती है कि पद्मावती ने मेरे लिए खाली छोड़ी है, वह लेट जाती है। उदयन और वासवदत्ता दोनों को ही लेटा हुआ दिखा दिया, इसमें से उदयन सो गए हैं। उदयन नींद में पुकारते हैं, हाँ वासवदत्ते। तब चौंक करके उठ बैठती है वासवदत्ता। ये क्या अनर्थ हुआ। मैंने तो सोचा कि हाँ, चादर ओढ़े हुए पद्मावती सोई है। लेकिन उदयन ने देखा नहीं कि वासुदत्ता या कोई आकर के उनके पार्श्व में लेट गई थी। वे तो नींद में, सपने में वासुदत्ता को देख रहे हैं। जिस वासुदत्ता को सपने में देख रहे हैं, वह सचमुच में मौजूद है, खड़ी है सामने और सुन रही है। सपने में पुकारते हैं उदयन, वासुदत्ता सचमुच में उनकी पुकार का जवाब देती हुई, और संवाद होते हैं टूटे फूटे कुछ। अद्भुत दृश्य रचा है भरत मुनि के इस विधि विधान का उल्लंघन करके भास ने अपनी प्रतिभा से। बैठने के आसन बताए हैं भरत मुनि ने 12वें अध्याय में, और भास ने कुछ बैठने के आसन निरूपित किए हैं। दूत वाक्य में दुर्योधन राजसभा में प्रविष्ट होते हुए द्रोण, शकुनी, भीष्म आदि को बैठने के लिए आसनों का निर्देश करता है। आचार्य एतत् कूर्मासनम आस्यताम, पितामह एतत् सिंहासनम आस्यताम, मातुल एतत् चर्मासनम आस्यताम। हे आचार्य द्रोण, यह कूर्मासन है, इस पर विराजिए। हे पितामह, यह सिंहासन है, इस पर विराजिए। हे मातुल, शकुनी के लिए है, यह चर्मासन है, इस पर विराजिए।
यद्यपि ये लोग कोई सचमुच में प्रवेश नहीं करते, यह भी भास की बड़ी अद्भुत कल्पना है। वे दुर्योधन और कृष्ण दोनों को केवल आमने-सामने दिखाना चाहते हैं। इसलिए बहुत सारे पात्र आते हैं, लेकिन वे काल्पनिक रूप से आते हैं और दुर्योधन उनको बिठाता चला जाता है। इसमें नाट्यशास्त्र के एक नियम का तो अनुपालन हुआ कि रंगमंच पर भीड़ नहीं दिखाई जानी चाहिए। दुर्योधन की पूरी राजसभा कैसे दिखाते? उसमें तो पच्चीसों सभासद, सांसद, राजा लोग आकर के बैठ गए। तदनुसार भाष्य के जो संवाद हैं दुर्योधन के मुंह से कहलाए गए कि हे राजा लोग, आप लोग भी बैठ जाइए, पितामह द्रोण, शकुनी मामा, आप लोग भी बैठ जाइए, बैठिए यहाँ। और आसन बताता है, लेकिन जो आसन बताता है वो नाट्यशास्त्र में 12वें अध्याय में जो आसन बताए गए हैं उनके अनुसार नहीं है। 12वें अध्याय में विभिन्न पात्रों के लिए आसन जो वर्णित है उनमें सिंहासन, मुंडासन, काष्ठासन, कुथासन, वेत्रासन का परिगणन हुआ है, पर कूर्मासन और चर्मासन का उल्लेख उसमें नहीं है। जबकि दुर्योधन यहाँ पर कूर्मासन देता है आचार्य द्रोण को, वो चर्मासन देता है शकुनी मामा को। पास के जितने नाटक हैं उनमें प्रस्तावना नहीं है। स्थापना है और नान्यन्ते तथा प्रविशति सूत्रधारः, इस निर्देश के साथ में नाटक का आरंभ होता है। तो जो पोथियां टी गणपति शास्त्री को मिली थी भास के नाटकों की, उनमें भास के नाम का कहीं निर्देश नहीं था। अन्य प्रमाणों से प्रमाणित किया गया है कि स्वप्नवासोदत्तम नाटक है, यह तो भास का, भास के नाम से प्रसिद्ध है। अनेक महान आचार्य नाट्यशास्त्र के बाद के, भरत मुनि के बाद के आचार्य इसका भास के नाम से उल्लेख करते हैं। प्रतिज्ञा योगेंद्रायण का भी उल्लेख आचार्यगण करते हैं भास के नाम से। तो अन्य अनेक प्रमाणों से सिद्ध किया गया कि ये 13 नाटक जो भास के, ये 13 नाटक जो मिले हैं ये भास के ही हैं। और नाटकों के अंतर्गत प्रस्तावना, स्थापना आदि में कहीं भी भास विरचित होने का उल्लेख नहीं है। यह भी ग्रंथकर्ता का नाम निर्देश किया जाना चाहिए प्रस्तावना में, इसका उल्लंघन हो जाता है एक प्रकार से। और ऐसा लगता है कि भास ने भरत मुनि का नाट्यशास्त्र नहीं देखा और भरत मुनि ने भास के नाटकों या नाट्यशास्त्र जिन्होंने निर्मित किया उन लोगों ने भास के नाटकों को देखा होगा, अध्ययन उनका किया होगा, क्योंकि सीधे सीधे भास पर कटाक्ष एक प्रकार से किया जा रहा है। 19वें अध्याय में नाट्यशास्त्र में कहा गया कि चेक्रीडिताद्यै शब्दैस्तु काव्यबंधा भवन्ति ये। चेक्रीडित इत्यादि शब्दों के प्रयोग के साथ जो कविताएं, पद्य आदि लिखे जाते हैं वे अच्छे नहीं होते हैं। ऐसे दुरूह शब्दों के व्याकरण की, इस प्रकार की यंगंत लुगंत धातुओं से जो शब्द निर्मित हैं उनका प्रयोग करते हुए पद्यों में पद्य बनाए जाएं तो यह नाटक के लिए अच्छा नहीं। सरल सहज सुबोध भाषा में नाटक होना चाहिए, ऐसा 19वें अध्याय में नाट्यशास्त्रकार कहते हैं या नाट्यशास्त्र में कहा गया है। भास ने अभिमारक में चेक्रीडित शब्द का प्रयोग 3रे अंक में किया। इस प्रकार से नाट्यशास्त्र के द्वारा स्वीकृत अनेक अवधारणाओं या प्रतिमानों की अवहेलना या अस्वीकृति भास के रूपकों में मिलती है। प्रायः संस्कृत नाटक की, नाट्यशास्त्र की परंपरा यह रही है, जो नायिका के लक्षण में नाट्यशास्त्र में बताया भी गया कि ज्येष्ठा नायिका है, कनिष्ठा नायिका है। नायक ज्येष्ठा नायिका को भूलकर कनिष्ठा की ओर आकर्षित होता है। इसका ठीक उल्टा है स्वप्न वासोदत्तम में। वासोदत्ता ज्येष्ठा नायिका है, पद्मावती कनिष्ठा नायिका है। उदयन कहते हैं कि मन तो बस वासोदत्ता में ही लगा था। पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशील माधुर्य वासोदत्ता बद्धम न तु तावन में मनोहरति। पद्मावती
का सम्मान मैं बहुत करता हूँ, बहुत अच्छी है, सुशील हैं, ज़्यादा सुंदर भी हैं, सुशील हैं, कम आयु की हैं। लेकिन वासुदत्ता जो गुज़र गई, पहली पत्नी मेरी, मन तो उसी में अटका है। एक बार उससे जो मन लग गया, वह अब पद्मावती उस मन को नहीं हरण कर सकती। आदर करूँगा, विवाह कर लिया है। पॉलिटिकल मैरिज यह थी, राजनीतिक कारणों से विवाह कराया गया, बहुत दबाव डालकर उदयन पर। उस तरह के प्रेम की ये कथाभास रचते हैं, उदयन और वासुदत्ता के बीच के प्रेम की, जिसमें वासुदत्ता इतना बड़ा त्याग करती हैं कि पति के कल्याण के लिए वे अज्ञातवास में चली जाती हैं और पद्मावती से विवाह स्वयं करवा देती हैं अपने ही पति का। लेकिन उदयन तो वासुदत्ता को भूल नहीं पाते। यह संस्कृत नाटक की जो प्रचलित रीति है कि जैसा मालिकाग्निमित्रम में कालिदास करते हैं, और मालिकाग्निमित्रम में कालिदास जवाब देते हैं भास को कि ऐसा नहीं होता। राजा है, उसका तो मन जो अधिक सुंदर, अधिक आकर्षक, कम उम्र की युवती है, उसी की तरफ खींचेगा, ये यथार्थ नहीं है। पर भास ने बड़ी आदर्श स्थिति का निरूपण किया, ऐसे अद्भुत प्रेम का निरूपण किया। यह एक पारंपरिक रीति से हट करके भास में हुआ। भास ने दश रूपकों के भेदों में रचनाएं की, पर उनमें जो लक्षण नाट्यशास्त्र में बताए गए हैं, इन रूपकों के वे लागू नहीं होते हैं। उरुभंगम को उत्सृष्टिकांक कह सकते हैं, क्योंकि उसमें विलाप है, शोक है और दुर्योधन की मृत्यु होने वाली है। यद्यपि लक्षण उत्सृष्टिकांक का यह है कि किसी नायक की मृत्यु पर स्त्रियां विलाप करती हैं, तब उत्सृष्टिकांक होता है। करुणरस प्रधान यह रूपक है। दुर्योधन इसमें अंत में निधन को प्राप्त होता है। यहाँ भी दुर्योधन की मृत्यु दिखाई गई है और एक महान नायक के रूप में उसको चित्रित किया है। कर्णभार किस श्रेणी का रूपक है, पंचरात्र किस श्रेणी का रूपक है, इसमें समौकार के सब लक्षण लागू नहीं होते। मध्यम व्यायोग, उसमें भी समौकार के सारे लक्षण लागू नहीं होते। नाट्यशास्त्र में प्रतिपादित उत्सृष्टिकांक, समौकार और व्यायोग के लक्षण उरुभंग, कर्णभार, पंचरात्र और मध्यम व्यायोग इन पर लागू नहीं होते हैं, पूरी तरह सत्यापित नहीं होते हैं, आंशिक रूप से लागू होते हैं। दूत वाक्य और दूत घटोत्कच, इनको किस श्रेणी का रूपक माना जाए, यह निर्णय करना कठिन है। नाट्यशास्त्र के 10 रूपकों में इनकी कोटि निर्धारित करना कठिन है। और प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और स्वप्न औसदत्तम को भी किस श्रेणी का रूपक माना जाए। योगेंद्रायण प्रतिज्ञा योगेंद्रायण नाटक है कि प्रकरण है कि उत्सृष्टि का कि ईहा मृग है, कन्या का हरण इसमें होता है, इसलिए यह अमृग के लक्षण लागू होते हैं। पर उदयन और वासुदत्ता नायक नायिका हैं, योगेंद्रायण मंत्री हैं। योगेंद्रायण प्रतिज्ञा करते हैं, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। भास इसको प्रकरण कहते हैं। स्वयं प्रकरण के या नाटक के लक्षण इस पर लागू नहीं होते, क्योंकि प्रकरण या नाटक में 5 अंक कम से कम होना चाहिए। प्रतिज्ञा योगेंद्रायण में 4 ही अंक हैं। और ये अद्भुत अनोखा रूपक है, जिसमें नायक और नायिका आद्यंत कहीं भी मंच पर आते ही नहीं है, प्रवेश ही नहीं करते, लेकिन आद्यंत उनकी उपस्थिति का बोध प्रेक्षकों को बना रहता है। वे छाए रहते हैं, सब कुछ उन्हीं के लिए हो रहा है। जो कुछ कार्य, व्यापार, संवाद हो रहे हैं, सब उदयन या वासुदत्ता के लिए हो रहे हैं, और हर क्षण लगता है कि बस अब आने ही वाले हैं, अब आ जाएंगे उदयन और वासुदत्ता, और उसके द्वारा ऐसा अद्भुत अनोखा रंगमंच भास रचते हैं। बहुत सारे जो प्रचलित विधान भरत मुनि के द्वारा बताए गए नाट्यशास्त्र में, वे लागू नहीं होते भास के रूपकों पर। और कुछ प्राकृतेतर तत्वों का भास ने जैसा प्रयोग किया है, वो संस्कृत नाटकों में कहीं इस प्रकार से नहीं मिलता, और नाट्यशास्त्र में भी इस प्रकार का कोई निर्देश नहीं है।
चांडाल कन्याएं प्रेतनियों की तरह प्रकट हो जाती हैं कंस के सामने, और विचित्र उनका संवाद है। आगच्छ भर्ता आगच्छ अस्माकं कन्याभिः तव विवाहो भवतु, ऐसा कुछ वे कहती हैं। आओ आओ हे स्वामी, हमारी बेटियों के साथ तुम्हारा विवाह हो जाए। ऐसी वो चांडाल कन्याएं वहां प्रकट होती हैं। यह फैंटेसी एक तरह से रची जाती है, प्रेतच छाया। शेक्सपियर के नाटकों में जो बैंकों का घोस्ट आ जाता है ब्रूटस के सामने, तो यह मैकबेथ में प्रेत आते हैं, प्रेतनियां विचेज आती हैं, कुछ उस तरह का यह फैंटम जैसा भास के नाटक में आ जाता है। संस्कृत के अन्य किसी नाटक में इस प्रकार का प्रयोग देखने को नहीं मिलता। इस प्रकार के नाट्यशास्त्र के विधि विधानों से कुछ अलग तरह के विधि विधान भास में हैं। ऐसा लगता है कि नाट्यशास्त्र का अनुवर्तन वो नहीं कर रहे हैं, उनके सामने कोई और नाट्यशास्त्र है। और मुझे भी यही लगता है कि नाट्यशास्त्र उनके सामने है, पर वो भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र हम इस समय अध्ययन हम करते हैं जिसका, वह नाट्यशास्त्र उनके सामने नहीं है। नाट्यशास्त्र शब्द का प्रयोग भास करते हैं। अभिमारक नाटक में विदूषक कहता है, अपना पांडित्य दासी के सामने बताता हुआ, कि अस्ति रामायणम नाम नाट्यशास्त्रम तस्मिन् पंचश्लोकाः संपूर्णे संवत्सरे मया पठिताः। रामायण नाम का नाट्यशास्त्र है, उसके 5 श्लोक मैंने साल भर में याद किए, पढ़ डाले। ऐसा वह हंसी उड़ाते हुए अपनी स्वयं की कहता है। रामायण तो नाट्यशास्त्र नहीं है, भास भी जानते हैं। रामायण पर आधारित वे नाटक लिख चुके हैं। प्रतिमा और अभिषेक 2 उनके राम कथा पर आधारित नाटक हैं। लेकिन नाट्यशास्त्र शब्द आ गया है, और विदूषक जानता है कि नाट्यशास्त्र कोई पोथी हो सकती है जो उसने नहीं पढ़ी, और जो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है वो भी कदाचित भास ने नहीं पढ़ा। तो यह है, कोई नाट्यशास्त्र है जिससे कि भास परिचित है। ये कौन सा नाट्यशास्त्र था जिसमें कि कुछ अन्य प्रकार की परंपराएं रही होंगी। भरत मुनि स्वयं वैकल्पिक विधान बताते हैं। सामान्य विधानों के अतिरिक्त इसके विकल्प में यह भी हो सकता है। तो वे कहीं कहीं समानांतर जो परंपराएं अन्य नाट्यशास्त्र की है उनका उल्लेख करते हुए प्रतीत होते हैं। जहां उन्होंने यह कहा कि शयन का दृश्य न दिखाए, वहां वो कहते हैं कि यद्वा शयितार्थवशाद एकाकी सहितोऽपि वा, या फिर अथवा नाटक का कोई प्रयोजन ऐसा आ पड़े तो एकाकी नायक सो जाए या किसी के साथ भी सो जाए। किसी के साथ या नायिका हो सकती है। ऐसा लगता है जैसे कि स्वप्नवासव दत्तम से परिचित हैं, और उसको संदर्भित करते हुए कह रहे हैं कि ऐसी आवश्यकता पड़ी तो अपवाद स्वरूप ऐसा दृश्य दिखा दे। न कार्यम शयनम रंगे नाट्य धर्मम विजानता, यह तो सामान्य नियम है ही। शयन का दृश्य न दिखाए, कोई पात्र सो जाए ऐसा न प्रदर्शित करे। लेकिन ऐसा विशेष प्रयोजन आ गया नाटक के कथानक में कि उसके बिना कथानक में जान ही नहीं आ रही है, तो यह अकेला या किसी पात्र के साथ भी नायक को सोता हुआ दिखा दे। ऐसा लगता है जैसे कि स्वप्नवासव दत्तम को देख करके, सामने रख करके ये वैकल्पिक विधान दे रहे हैं। इसी प्रकार से युद्ध, राज्य भ्रंश, मरण, नगर का घिराव आदि के दृश्य न दिखाए, ऐसा सीधे सीधे स्पष्ट विधान भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किया। पर इनके वैकल्पिक विधान में देते हैं कि ऐसा विकल्प में कर सकते हैं। उपसरणमेव वा कार्यम ग्रहणम वा संधिरेव वा योज्य, पीछे हटते हुए रिट्रीट, पीछे हटते हुए एक सेना को दिखा दे, युद्ध न दिखाए नाटक में। या पकड़ लिया है युद्ध के बाद उसको यह दिखा दे, या संधि दोनों पक्षों में होती हुई दिखा दे। यह वैकल्पिक विधान है। ये वैकल्पिक विधान जो आ रहे हैं, ये वैकल्पिक परंपराएं कहीं आ रही हैं नाट्यशास्त्र में। कोई नाट्यशास्त्र की वैकल्पिक परंपराएं हैं। नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि का है उसके विकल्प में कोई नाट्यशास्त्र है जो चला आ रहा है। पर्वत, नदी, आयुध आदि को रंगमंच पर अभिनेताओं के द्वारा
प्रदर्शित कराया जा सकता है, यह भी वैकल्पिक विधान है नाट्यशास्त्र में। और संजीव के सजीव या संजीव जो आहार्य अभिनय के अंतर्गत प्रणाली है, उसके अंतर्गत यह शैलयान, विमान, आयुध आदि को सजीव रूप में अभिनेता प्रदर्शित कर सकते हैं। अभिनेता ही बन सकते हैं शैलयान, विमान आदि, ऐसा। यह भी वैकल्पिक विधान है। और भास में तो आयुध आते हैं, मनुष्य चरित्र के रूप में आ जाते हैं। श्री कृष्ण के आयुध बाल चरित में यह भास करते हैं। ऐसा लगता है कि नाट्यशास्त्र के सामान्य नियम भास ने नहीं देखे। नाट्यशास्त्र में जो वैकल्पिक परंपराएं आई हैं, वो किसी समानांतर नाट्यशास्त्र से आई हैं। जो नाट्यशास्त्र वैकल्पिक परंपराओं वाला नाट्यशास्त्र भास का नाट्यशास्त्र रहा होगा। इसलिए संबंध तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से बनता है कि भास जिस नाट्यशास्त्र का अनुवर्तन करते हैं, उसकी छायाएं, प्रतिच्छवियां, उसके वैकल्पिक विधान, उसके आधार पर वैकल्पिक विधान भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में भी आते हैं। और यह संबंध सीधे-सीधे पता भी चलता है कि भास का जो भरत वाक्य है, वह नाट्यशास्त्र में नांदी के नमूने में आकर के हम विराजमान देखते हैं। इमामपि महीम कृष्णाम राजसिंह प्रशास्तुनः इत्यादि ये जो भरतवाक्य भास के कई नाटकों में मिलता है। हिमवद विंध्य कुंडलाम, इस प्रकार की समाशंसा, शुभकामना जो भास के नाटकों में भरतवाक्य में है, वह भरत मुनि ने 5वें अध्याय में पूर्वरंग के अंतर्गत नांदी का जो उदाहरण दिया है, लगभग इस प्रकार के शब्दों में नांदी का उदाहरण हो गया है, उलट गया है। भास के नाटकों में जो भरतवाक्य है, वह नांदी प्रस्तावना के अंग में नांदी के अंतर्गत आ गया है नाट्यशास्त्र में। तो यह कुछ उलटफेर के साथ संबंध बनता है, कुछ अलग परंपराएं हैं, उनके साथ संबंध बनता है। इसलिए मनमोहन घोष आदि ने यह जो कहा कि भास बाद में आए और भास के सामने नाट्यशास्त्र के सारे विधि विधान थे, जहां उनका उल्लंघन है वह उन्होंने अपनी प्रतिभा और कल्पना से किया है, यह पूरी तरह से ग्राह्य नहीं लगता है। और मनमोहन घोष ने यह भी कहा कि नाट्यशास्त्र के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग भास के नाटकों में मिलता है, जैसे कि सौष्ठव, प्रस्तावना, सूत्रधार, प्रेक्षक, चारी गति, हाव भाव, मारिश इत्यादि। पर ये शब्द तो पहले से चले आ रहे हैं। महाभारत में भी इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। महाभारत में नृत्य नाट्य संबंधी अनेक शब्दों का प्रयोग है। नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि का है, इस समय जो नाट्यशास्त्र हमारे सामने है, उसकी पारिभाषिक शब्दावली के अनेक शब्द महाभारत में या पूर्ववर्ती ग्रंथों में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिल जाते हैं। इसलिए कुछ शब्दों के जो कि नाट्यशास्त्र के पारिभाषिक शब्द हैं, भास के नाटकों में आ जाने से भास नाट्यशास्त्र से परवर्ती हैं, ऐसा नहीं कह सकते। इतना अधिक नाट्यशास्त्र के दायरे से बाहर वे जाते हुए लगते हैं कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की परंपराएं जैसे उनके लिए ग्राह्य नहीं हुई हैं, अभी तक वह नाट्यशास्त्र उनके सामने आया नहीं है। टी गणपति शास्त्री वैसे भी 4वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भास का समय मानते हैं। और जो नाट्यशास्त्र हमारे सामने है, वह 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास निर्मित किया गया, इसलिए वह परवर्ती ही है। तब प्रश्न आता है कि कौन सा नाट्यशास्त्र है? टी गणपति शास्त्री जो भास को पूर्ववर्ती मानते हैं, उनका कहना है कि शिलाली का नटसूत्र भास के सामने था। लेकिन नटसूत्र तो नटों की शिक्षा देने के लिए रचा गया था, वह नाटककारों, कवियों के लिए नहीं है, नहीं रहा होगा। जैसा कि भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, कवि नट शिक्षार्थम सर्वमिदं प्रकरणम, ऐसा अभिनव गुप्त उसके संबंध में कहते हैं कि कवियों और नटों की शिक्षा के लिए यह प्रबंध रचा गया है। तो उसमें नाट्यकारों के लिए निर्देश नहीं रहे होंगे, क्योंकि उसका नाम ही नटसूत्र है।
पर भरत के पहले भी नाट्यशास्त्र की परंपरा है। भरत मुनि तो स्वयं अनेक आचार्यों के नाम देते हैं नाट्यशास्त्र के, जो उनके पहले हो चुके हैं। वे द्रुहिण आचार्य का नाम देते हैं। द्रुहिण का नाट्यशास्त्र चला आ रहा था, उसके उल्लेख नाट्यशास्त्र के अन्य आचार्य भी करते हैं। और अभिनवगुप्त कहते हैं कि सदाशिव, ब्रह्मा और भरत, ये 3 नाट्यशास्त्र की परंपराएं हैं। सदाशिव और ब्रह्मा के नाट्यशास्त्र पहले से चले आ रहे हैं। एक और आचार्य का उल्लेख नाट्यशास्त्र की परंपरा में आता है, जो वर्तमान में प्राप्त नाट्यशास्त्र से कदाचित कुछ पहले अपना नाट्यशास्त्र लिख चुके होंगे। वो सुबंधु हैं। मैंने अपने अन्य व्याख्यान में नाट्यशास्त्र की, भारतीय ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत नाट्यशास्त्र के विकास परंपरा पर जो मैंने वक्तव्य दिया है, उसमें सुबंधु की चर्चा की है। सुबंधु एक नाटककार भी थे। ये नाट्यशास्त्र के एक आचार्य भी थे। उन्होंने भी नाट्यशास्त्र विषयक ग्रंथ लिखा। बिंदुसार के वे मंत्री थे। बहुत रोचक, रोमांचक उनका जीवन रहा होगा। अभिनवगुप्त कुछ संकेत देते हैं। बिंदुसार प्रसिद्ध हैं इतिहास में, अशोक के पिता। सुबंधु उनके मंत्री थे। वासवदत्ता नाट्यधारा या वासवदत्ता नाट्यपारा नाम से उन्होंने कोई रूपक भी लिखा था। मार्मिक रूपक था। अभिनवगुप्त उसके कुछ कथा सूत्र देते हैं। अभिनवगुप्त के सामने वह नाटक रहा होगा। अभिनवगुप्त के सामने सुबंधु का नाट्यशास्त्र भी रहा होगा। और अभिनवगुप्त के बाद शारदा तनय भाव प्रकाशन के जो लेखक हैं, प्रणेता हैं, उन्होंने तो निश्चित रूप से सुबंधु का नाट्यशास्त्र पढ़ा ही था। और वो यह आग्रह करते हैं कि भास के नाटकों को भरतमुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार न देख करके, उनका आकलन भरतमुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार न करके सुबंधु के नाट्यशास्त्र के अनुसार किया जाना चाहिए। क्योंकि सुबंधु ने द्रुहिण के नाट्यशास्त्र का अनुवर्तन करते हुए अपना नाट्यशास्त्र लिखा, और भास उसी नाट्यशास्त्र का अनुवर्तन करते हैं और इसको सत्यापित करते हैं शारदा तनय कि किस प्रकार से सुबंधु ने जो नाट्य की कोटियां बताई हैं, जो अवधारणाएं प्रतिपादित की हैं, वे सत्यापित होती हैं भास के नाटकों में, विशेष रूप से स्वप्नवासव दत्तम में। विशेष विस्तार से जिनको देखना हो, मेरा नाट्यशास्त्र, संस्कृत नाट्य और विश्व रंगमंच शीर्षक पुस्तक अभी अभी आई है, उसमें देख सकते हैं इस विषय पर सुबंधु ने नाटक के 5 प्रकार बताए, शारदा तनय कहते हैं। केवल शारदा तनय से हमको ये विदित होता है कि सुबंधु ने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की कुछ कोटियों को स्वीकार नहीं किया। संधियों को भी उन्होंने उस रूप में स्वीकार नहीं किया, और नाटक के रूपक के भेदों को भी उन्होंने उस प्रकार से स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि रूपक के 5 प्रकार हो सकते हैं: पूर्ण, प्रशांत, भास्वर, ललित और समग्र। और शारदा तनय सुबंधु के द्वारा विवेचित नाटक के पांचों, सुबंधु के द्वारा विवेचित जो रूपक के 5 भेद हैं, उनके उदाहरण देते हैं कि, और कहते हैं कि स्वप्नवासव दत्तम इनमें से प्रशांत कोटि का नाटक है। उसको सिद्ध करते हैं कि कैसे प्रशांत कोटि का नाटक है, जो सुबंधु की परिभाषा है उसके अनुसार। फिर कहते हैं कि इन 5 नाटक प्रकारों में संधियों का विभाजन भी सुबंधु ने अलग प्रकार से बताया, और इनमें से प्रत्येक में 5-5 संधियां रहती हैं, वे अलग प्रकार की हैं, ऐसा सुबंधु कहते हैं। प्रशांत कोटि के नाटक में न्यास, न्यास समुद्भेद, बीजोक्ति, बीज दर्शन और अनुदिष्ट संहार, ये 5 संधियां होती हैं। ये 5 संधियां स्वप्नवासवदत्तम में कैसे लागू होती हैं? मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और उपसंहार, ये जो भरतमुनि द्वारा प्रतिपादित 5 संधियां हैं, इनके स्थान पर न्यास, धरोहर को सौंपना, न्यास समुद्भेद, थोड़ा सा उद्भेद हो जाना, प्रकट हो जाना कि धरोहर के रूप में सौंपी गई थी कोई महिला या कुछ वस्तु। फिर बीजोक्ति, बीज दर्शन, जो बीज वपन किया गया था उसका दर्शन हो जाना कि अब प्रतिफलित होगा, विवाह हो गया है पद्मावती के साथ और विजय हो जाएगी उदयन की। अनुदिष्ट संहार, वह तो उपसंहार का ही विकल्प है, निर्वहन का। इस तरह से 5 संधियां प्रशांत कोटि के रूपक में सुबंधु ने बताई। शारदा तनय 13वीं शताब्दी में जो भाव प्रकाशन प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र का लिखते हैं, उसमें बताते हैं कि स्वप्नवासव दत्तम पर
ये पांचों संधियां लागू होती हैं। स्वप्नावसदत्तम के कथा विकास में पांचों संधियां हैं और सात्वती वृत्ति की प्रधानता प्रशांत कोटि के नाटक में होती है। भावपूर्ण अभिनय इसका चूंकि होता है, बहुत गहराई भावों की बड़ी गहराइयां हैं, इसलिए सात्वती वृत्ति की प्रधानता के कारण यह प्रशांत कहलाएगा। क्योंकि सात्वती वृत्ति का अभिनय तो बहुत समाधि में जाकर के अभिनेता कर पाएंगे। यह भी सोदाहरण विवेचन कहते हैं। एक बहुत मार्मिक प्रसंग शारदा तनय बताते हैं, जब वे बताते हैं कि किस प्रकार से पांचों संधियां प्रतिफलित होती हैं, न्यास न्यास समुद्भेद आदि स्वप्नावसदत्तम में। तो वे कहते हैं कि वासवदत्ता को मागधिका, स्वप्नावसदत्तम का जो मूल रूप रहा होगा उसमें पद्मावती का नाम मागधिका भी रहा होगा या केवल मागधिका नाम रहा होगा। तो मागधिका के पास, जो मगध की राजकुमारी है, उसके पास वासवदत्ता को धरोहर के रूप में, छद्मवेश में धरोहर के रूप में सौंपने में न्यास नामक संधि है। और इसी प्रकार से आगे न्यास या मुख संधि का समुद्भेद होना न्यास समुद्भेद है या प्रतिमुख संधि है। इसका उदाहरण देते हैं स्वप्नावसदत्तम से एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग। शारदा तनय कहते हैं कि यह प्रसंग भास के स्वप्नावसदत्तम में है। जो स्वप्नावसदत्तम इस समय हमारे सामने है, उसमें यह प्रसंग नहीं है। शारदा तनय बताते हैं कि मागधिका के ललाट पर विशेषक एक प्रकार की तिलक रचना देख करके राजा उदयन कहते हैं कि इस प्रकार का तिलक तो केवल वासुदत्ता ही बना सकती है। वासुदत्ता अवश्य जीवित है, क्योंकि इस प्रकार का तिलक और कोई स्त्री बना नहीं सकती है। तो यह न्यास समुद्भेद है। थोड़ी सी झलक उदयन के मन में वासुदत्ता जीवित है इस आशय की उदित होती है। ऐसी आशा उदित होती है। यह न्यास समुद्भेद हो जाता है। और इस प्रकार से राजा का उत्कंठित होकर नायिका को पुकारना बीजोक्ति है। जब दो लोग एक साथ स्थित हों तो अन्य का गवेषण करना बीज दर्शन है। ये सारी संधियां प्रतिफलित होती हैं स्वप्नावसदत्तम में। स्वप्नावसदत्तम में राजा उदयन और पद्मावती एक साथ स्थित हैं। राजा वासवदत्ता को आसपास ढूंढ रहा है कि कहीं है, लग रहा है कि जीवित है, हो सकता है। यह इस प्रकार से बीज दर्शन इसमें प्रतिफलित होता है। और अंतिम संधि अनुद्दिष्ट संहार नाटक में नायक उदयन और वासुदेवता के पुनर्मिलन में घटित होती है। इस प्रकार से 13वीं शताब्दी में शारदा तनय को द्रुहिणी और सुबंधु के नाट्यशास्त्रों की उस परंपरा का बोध है, जिसके अनुसार एक भिन्न रूप में भास के रूपकों का विश्लेषण और आकलन किया जा सकता है। और वह परंपरा एक समानांतर समवर्ती नाट्यशास्त्र की, भरतमुनि के वर्तमान में उपलब्ध नाट्यशास्त्र के अतिरिक्त है, जिसका कि अनुवर्तन भास करते हैं, ऐसा माना जा सकता है। यह गंभीर विषय है और जो संदर्भ मैंने मूल ग्रंथों के यहाँ साक्षात प्रस्तुत नहीं किए हैं, उनको मैंने अपने ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।